आइए प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो आपको आज 2 बेसिक्स सिखाऊंगा बस, वेरी 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 इजी। तो आप सबसे पहले लिखना, सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे जो डिस्कस करेंगे, इसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स। हम ये मान लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता और ऐसा सोचते हैं कि हम पहली बार अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहली बार अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में जो सबसे पहले और सबसे बेसिक पता होना चाहिए, आज वही डिस्कस करने वाले हैं हम, है ना। ताकि चाहे कोई बच्चा आर्ट्स का हो, कोई बच्चा साइंस का हो, एटलीस्ट वो हमारी टर्म्स, कॉमर्स की टर्म्स समझ सके, अकाउंटिंग की टर्म्स समझ सके, है ना। तो उन पर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हमको लिखना है, सबसे पहले लिखना है एक्सपेंडिचर, ठीक है, और इसको ब्लॉक बना लेना है। एक्सपेंडिचर, इसको ब्लॉक बना लेना है। तो एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बताता हूँ कि क्या होता है। एक्सपेंडिचर हम किसे बोलते हैं। एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब होता है, फर्स्ट एरो डाल के लिखना, पेमेंट और पेबल अमाउंट फॉर, बस फॉर तक लिख के भी छोड़ देते हैं, पेमेंट और पेबल अमाउंट फॉर। तो देखो शुरू में ही इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। इसमें 2 शब्द लिखे हैं, एक शब्द लिखा है पेमेंट और दूसरा शब्द लिखा है पेबल। तो दोनों शब्दों में क्या फ़र्क है, कौन बच्चा बता सकता है। ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा और हिंदी में लिख देता हूँ आपकी बातों को। पेमेंट मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पैसे दे दिए, यही मतलब है। जैसे मैंने यहाँ का जो किराया था, रेंट, उसके पैसे दे दिए, तो मैं बोल रहा हूँ पेमेंट। और पेबल का मतलब पैसे देने हैं, मतलब फ्यूचर में। बिल्कुल सही। तो पेमेंट का मतलब होता है पैसे दे दिए, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें एक तरह से मैंने पैसा दे दिया, पैसा चला गया। पेबल का मतलब है कि अभी पैसे दिए नहीं हैं, जैसे सैलरी, मैंने अभी सैलरी पे नहीं करी, सैलरी लेकिन मुझे अभी पे करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अकाउंटिंग का बेसिक ये होता है कि जब हम एक्सपेंडिचर कहते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे देना। इसका मतलब होता है पैसे अगर दे दिए तो भी, और अगर पैसे अभी देने बाकी भी हैं तो भी, है ना। तो दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अब पैसे दे दिए या देने हैं फ्यूचर में, फॉर किस चीज़ के लिए, तो फॉर के बाद से 2 बातें हो जाती हैं। तो फॉर के आगे से 2 बाइफरकेशन करने का। तो पैसे या तो दे दिए या पैसे या तो दे देंगे। तो किस चीज़ के लिए बताओ, किस चीज़ के लिए हम पेमेंट करते हैं या पैसे देते हैं। हाँ, या तो देखो हम देते हैं मतलब टू एक्वायर गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। अकाउंटिंग के अंदर गुड्स को हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, तो ये ऊपर मेंशन कर देता हूँ। अकाउंटिंग में हम गुड्स को क्या भी बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो हम पैसे क्यों देते हैं, या तो गुड्स खरीदने के लिए या सर्विस खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ खरीदने के लिए। ये तो हो गया एक क्राइटेरिया। लेकिन और इसके अलावा पैसे कब दे सकते हो, टू, और क्या खरीदते हो आप, एसेट्स। हाँ,
और हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसको और अगर रिफाइन करूं, फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, अब बच्चा ये पूछ सकता है कि सर फिक्स्ड एसेट्स ये क्या होता है। वैसे हमारी अगली टर्म एसेट्स अभी आएगी, एसेट्स भी हमें कवर करना है कि एसेट्स क्या होता है। लेकिन अगर हमें अभी ना पता हो कि एसेट्स क्या होता है, तो सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि जो भी हम पेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट यानी कि उसका फ़ायदा अगर आपको लगता है 1 साल से कम के लिए मिलेगा, तो उसको आप पहली कैटेगरी में डाल सकते हो। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ना, इतना तो कोई भी बच्चा सोच सकता है कि अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा मुझे 2 महीने के लिए मिलेगा, 5 महीने के लिए मिलेगा, 9 महीने के लिए मिलेगा, तो पहली कैटेगरी में डाल दो। और अगर आपको लगता है कि यार जो चीज़ का मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसका फ़ायदा मुझे 1 या 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, मान लो 2 साल तक फ़ायदे मिलेंगे। जैसे ये प्रोजेक्टर मैंने ख़रीदा था 6 साल पहले, और इस प्रोजेक्टर से देखो आज भी फ़ायदा हो रहा है। ये एसी मैंने ख़रीदा था 4 साल पहले, आज भी फ़ायदा हो रहा है। ये फर्नीचर मैंने ख़रीदा था 8 साल पहले, आज भी फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी चीज़ के लिए जब आप पेमेंट करते हो जिसमें आपको लगता है कि इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दो। तो इतना सिंपल हो गया, यहाँ तक ओके हो गई कहानी। अब इनके नाम रख दिए, इन दोनों के नाम रख दिए, बहुत ही बेसिक नाम है। जो पहली कैटेगरी का एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी वेरी गुड। तो याद है जिनको तो लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको लिखवा देते हैं। पहली कैटेगरी को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरी कैटेगरी को वेरी गुड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी कैटेगरी को कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हमको इतना बेसिक समझना है, राइट? तो इतना समझ आ गया ना। तो एक्सपेंडिचर मतलब हो गया पेमेंट करना है या पेमेंट कर चुके हो, किस चीज़ के लिए कर चुके हो। तो ऐसे सोचो मन में, किसी भी चीज़ के लिए कर चुके हैं, अगर उसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका बेनिफिट आपको लगता है 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, ऐसा सोचने का। अच्छा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिलता है, उसको हम शॉर्ट में प्यार से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म से नवाजते हैं, यानी कि उसको हम प्यार से कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखने का है एक्सपेंस। तो ये वर्ड शायद आप बहुत बार सुनोगे अकाउंटिंग में, या सुना होगा शायद आपने पहले भी कभी अपने जीवन काल में, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बेसिकली शॉर्ट टर्म है किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब जैसे मान लो मैंने रेंट पे करा, तो रेंट का बेनिफिट मुझे 1 महीने मिलेगा, तो रेंट को मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकता हूँ, या और शॉर्ट में बोलना हो तो एक्सपेंस भी बोल सकता हूँ। इसी तरह मैंने सैलरी अगर पे करी तो सैलरी का बेनिफिट 1 महीने मिलेगा, तो मैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकता हूँ, या मैं उसको एक्सपेंस भी बोल सकता हूँ। तो ये एक्सपेंस वर्ड तो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो आम जीवन में, अकाउंटिंग में। तो अब एक्सपेंस का मतलब याद रहेगा आपको, है ना। तो एक्सपेंस का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक प्रकार से। अच्छा, तो पहले इतनी बात क्लियर हुई, पहला टर्म थोड़ा क्लियर हो गया एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। तो अभी हमको इतना ही रखना है, मतलब कि ठीक है अभी एक्सपेंडिचर क्या है समझ आया। सेकंड टर्म हमको पढ़नी है एसेट्स, क्योंकि एसेट्स भी बहुत बार हम पढ़ेंगे अपनी अकाउंटिंग में, तो एसेट्स वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए कि इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो एसेट्स का क्या मतलब होता है, किसी को है पता? संपत्ति, हाँ। और इधर मैडम कुछ कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बिल्कुल से। तो मतलब अगर मैं और इसको बिल्कुल डेफिनेशन वाला रूप दूं तो एसेट्स का मतलब होता है, जैसे लड़कों ने कहा संपत्ति, वेरी गुड, यानी रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। उन रिसोर्सेज को
ओन और कंट्रोल कौन करता है? उन संपत्ति को कौन कंट्रोल करता है? बिजनेस कंट्रोल करता है। और उस संपत्ति से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैडम ने बोली, उस संपत्ति से, उन रिसोर्सेज से अगर आपको लगता है कि हमें भविष्य में यानी कि फ्यूचर में आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक फ़ायदा यानी कि बेनिफिट होगा, तो बस आप उस चीज़ को एसेट कह सकते हैं। तो ये 3 कीवर्ड्स भी आप लिख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो देखो, खुद देखो, एसेट्स का मतलब समझ आया थोड़ा थोड़ा। तो ये एसेट वर्ड जब भी आएगा आपकी अकाउंटिंग की दुनिया में, आपको ये सोचना है कि ये हमारी कोई ऐसी संपत्ति है जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसको हम एसेट बोल सकते हैं। अब इस फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट को, यानी फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, है ना, फ्यूचर मतलब भविष्य। अब इस भविष्य को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कैसे डिवाइड कर रखा है भाई? भविष्य का मतलब तो हो सकता है मैं आपसे पूछूं बताओ कल क्या होगा, है ना, और भविष्य का मतलब ये भी हो सकता है मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 साल बाद क्या होगा। तो भविष्य तो कुछ भी, कल भी भविष्य ही है, परसों भी भविष्य ही है, 50 साल बाद भी भविष्य ही है। तो भविष्य का मतलब भाई क्या माना जाए, भविष्य का क्या मतलब माना जाए? तो उसके क्राइटेरिया बना दिए गए हैं बच्चों जी 2। एक भविष्य मानते हैं कि भैया एक भविष्य है विद इन 1 ईयर। एक भविष्य कितना बना दिया? विद इन 1 ईयर। कि अगर आपको लगता है कि फ़ायदा जो है 1 साल तक मिलेगा, विद इन 1 ईयर मिलेगा फ़ायदा, तो वो एक क्राइटेरिया बना दिया। और अगर आपको लगता है कि यार इसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा 5 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक, 1.5 साल तक, मतलब मोर देन 1 ईयर, तो ये क्राइटेरिया बना दिया। लेकिन खाली इतना क्राइटेरिया ही नहीं है, उसके साथ एक और चीज़ अटैच करी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या? जिसका फ़ायदा आपको 1 साल से कम के लिए मिलने वाला है, हम मान के ये चलते हैं, हम सोच ये रखते हैं कि हम इस चीज़ को आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे? कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। या तो बेच देंगे, या कहीं से पैसे मिल जाएंगे, या कुछ भी ऐसा होगा कि ये आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा होएगा, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। कुछ भी ऐसा होगा कि ये आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा भविष्य हम देख रहे हैं, जिसका हम फ़ायदा कह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उनके लिए हम क्या कंडीशन सोच के रखते हैं कि इनको हम कभी भी बेचेंगे नहीं, इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनके बारे में ऐसा हम सोच के रखते हैं। तो ये कंडीशंस इनके साथ लगी हुई बहुत ज़रूरी होती है। तो भविष्य में फ़ायदा तो देंगी सारी बातें, लेकिन कुछ बातें आपको जो फ़ायदा देंगी वो हो सकता है 2 महीने बाद दें, 6 महीने बाद दें, यानी उसका फ़ायदा आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, और वो फ़ायदा आपको कैश में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा है क्राइटेरिया, जिसमें हम सोचते हैं कि इसका फ़ायदा शायद 2 साल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, उसमें क्या कंडीशन हम सोचते हैं कि इसको हम बेचेंगे नहीं, इसको हम कैश में कन्वर्ट करेंगे नहीं। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने एसेट्स को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो वो लिख लो आप मेरे साथ, नाम याद रखना है। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं? राइट, वेरी गुड। तो बस पहले वाले को बोल देते हैं करंट एसेट्स। तो इसीलिए जनरली एसेट्स की 2 टाइप्स होते हैं, करंट एसेट्स और जिनको हम सोचते हैं बेचेंगे नहीं, हाँ, उनको पहले पुराने ज़माने में फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, अभी हम आजकल उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स। तो इसीलिए एसेट्स का मतलब है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, लेकिन उसके 2 क्राइटेरिया बना दिए गए। एक को बोल देते हैं कि इनका फ़ायदा 1 साल के अंदर अंदर तक मिलेगा बस,
और हम इनको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इनको बोलते हैं करंट एसेट्स, जिनका फ़ायदा हम मानते हैं कि लंबे समय तक मिलेगा या 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा और हम बेचेंगे नहीं, ऐसा सोचते हैं हम, तो उसको नाम दे देते हैं नॉन करंट एसेट। तो एसेट वर्ड क्लियर हो गई। तो पहला टर्म क्या सीखा था? एक्सपेंडिचर, और दूसरा टर्म एसेट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरी टर्म जो बहुत ज़रूरी होती है उस पर चलते हैं, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और लायबिलिटी वर्ड सुन के क्या आता है आपके दिमाग में? कर्जा, भार, अच्छा बर्डन। हाँ ठीक है, तो लायबिलिटी का मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, मतलब मैं लिख देता हूँ ऐसे ही जो आप सोच रहे हो कि बर्डन देना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब ऐसा लिख देता हूँ कि अमाउंट पेबल। हाँ, अमाउंट पेबल, बिल्कुल सही। तो लायबिलिटी का मतलब होता है बहुत ही सिंपल कि हमारे सर पर बोझ, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप कोई बेनिफिट ले लेते हो या आप सोचते हो कि भाई चलो बेनिफिट तो मिल चुका है, अब फ्यूचर में मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो आपको कुछ ना कुछ बर्डन फील होगा, आपके सर पे बोझ होगा। तो उस बोझ को, उस बर्डन को कहते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब हमेशा होता है बर्डन, जो चीज़ आपसे पैसा लेकर जाएगी उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अच्छा, अब लायबिलिटी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बात ये होती है कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस उसे बहुत सारा पैसा आउटसाइडर्स को देना होता है। आउटसाइडर्स मतलब बाहर के लोग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कुछ बैंक को लोन देना है वापस, हमें किसी आदमी से हमने पैसा लिया था वो करना है वापस, हमें अपने मतलब सप्लायर से जिनसे हमने गुड्स ख़रीदा था उधार पर उनको पैसा देना है वापस। तो ये बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं बिज़नेस के जिन्हें हमें पैसा देना पड़ता है, जिनको हम आउटसाइड लायबिलिटी या कभी कभी बच्चे प्यार से एक्सटर्नल लायबिलिटी कह देते हैं, है ना। लेकिन एक सबसे खूबसूरत पॉइंट होता है लायबिलिटी के अंदर, तो अलग से बना देता हूँ एक आदमी पर्पल से कलर का, ये मालिक है जिसने बिज़नेस शुरू करा था, बिल्कुल शुरू में स्टार्ट करा था। और जब मालिक शुरू में बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो अपना कुछ पैसा बिज़नेस को देता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, राइट। तो शुरू में जब भी कोई ओनर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो अपना पैसा बिज़नेस को देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिज़नेस ये मानता है कि यार, अगर आप बिज़नेस बन के सोचना, ये मत सोचना आप आदमी हो, बिज़नेस बन के सोचना, बिज़नेस ये मानता है कि यार ये पैसे मुझे इसको लौटाने पड़ेंगे। बिज़नेस क्या सोचता है कि मुझे ये पैसे इसको लौटाने पड़ेंगे। फिर ओनर देखो कितना चालू है, ओनर इस बिज़नेस के माध्यम से प्रॉफिट्स भी कमाता है। इसी बिज़नेस के माध्यम से ओनर क्या कमाता है? प्रॉफिट्स भी कमाता है। तो बिज़नेस बन के सोचना, बिज़नेस कहता है यार ये प्रॉफिट्स भी मुझे इसको लौटाने पड़ेंगे। लॉजिकल है कि नहीं? या ये बिज़नेस का अपना पैसा है? बताओ, नहीं है ना, क्योंकि बिज़नेस को शुरू किसने करा? बिज़नेस को पैसे किसने दिए? तो इसका मतलब ओनर अपने पैसे कभी ना कभी जीवन काल में वापस भी मांग सकता है, और प्रॉफिट तो इनफैक्ट वो हर साल वापस मांगता है। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है वो येलो कलर कर देता हूँ कि जो भी हम कैपिटल देखते हैं या वर्ड सुनते हैं या प्रॉफिट्स वर्ड सुनते हैं, इनफैक्ट रिजर्व भी प्रॉफिट में से ही बन जाता है। ये सब पैसा बिजनेस का नहीं है दोस्तों, ये सब पैसे ओनर के हैं, राइट। ये सब पैसों का मालिक कौन है? ओनर है। तो बिजनेस कहता है, बिजनेस सोचता है कि ठीक है यार, ये पैसा भी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, राइट। तो इनको मतलब इन बातों को, स्पेशली इन तीनों को कह सकते हैं हम इंटरनल लायबिलिटी। तो ये भी लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है।
तो मुझे बाहर वालों को तो पैसा देना ही है, ये तो बाहर वाले लोग हैं ही हैं, लेकिन मुझे मालिक को भी पैसा लौटाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस और मालिक अलग अलग होते हैं। ये हम एक प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे एक चैप्टर में, उस प्रिंसिपल का नाम होता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, राइट। जो ये बताता है, ये दर्शाता है कि बिजनेस एक अलग होता है और मालिक एक अलग होता है। तो रिलायंस कंपनी भी सोचती होती होगी सुबह कि ये लो यार मुकेश जी आ गए, फिर अब इन्हें पैसे देने पड़ेंगे मुझे। तो बिजनेस के लिए मालिक भी जो है वो क्या है, लायबिलिटी। तो बिजनेस जो है मालिक को भी क्या बोलता है, लायबिलिटी। अच्छा, खैर ये तो एक नज़रिया हो गया। लेकिन अगर मैं आउटसाइडर्स वालों की बात करूं, तो आउटसाइडर्स वालों को हमें जो पैसा देना है, तो बच्चा पूछता है सर कब देना है पैसा, तो मैं कहता हूं हमें उसको पैसा देना है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद। यानी कि आपको कितने महीने बाद पैसा देना है, विद इन 1 ईयर। तो उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। और अगर आपको पैसे देने हैं 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, तो उसको दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बस, तो आपको पैसा कब देना है उसकी 2 क्राइटेरियाज बन गए, और उसी के हिसाब से लाइबिलिटियों के 2 नाम बन गए। क्या क्या, बिल्कुल सही। तो ये लिख लेते हैं बस, बहुत बढ़िया। तो इसको बोल देते हैं करंट लाइबिलिटी, और इसको बोल देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। इसको बोल देते हैं करंट लाइबिलिटी और उसको बोल देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वर्ड क्लियर हो गया, मतलब बर्डन। बर्डन मतलब बोझ, बिजनेस को पैसा देना है, और बिजनेस को जो पैसा देना होता है उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि मालिक को भी देना पड़ता है, और हमें किसको भी देना पड़ता है, आउटसाइडर को भी देना पड़ता है। और अगर विद इन 1 ईयर देना होगा तो क्या बोल देंगे, करंट लाइबिलिटी, और 1 साल से ज़्यादा में बोल देंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी। बहुत बढ़िया। चलो, तो कितनी टर्म सीख ली। नंबर 1, अब इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं रखना, ये सिखाने का पर्पज़ ये कि आज 40 मिनट लगा लूँ मैं, मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन कम से कम अगले 40 हफ्ते आप भी सुरक्षित, मैं भी सुरक्षित। तो एक्सपेंडिचर बिल्कुल ओके हो गया। 2 तरह के उसके टाइप्स हैं, उसको क्लियर सॉर्ट करके रखना है। दूसरा टर्म अपना कौन सा हो गया, एसेट्स। अब वो सॉर्ट रहेगा हमेशा, है ना। और तीसरा टर्म क्या हो गया, लायबिलिटी। चलो बहुत बढ़िया है। चौथे टर्म पर चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4 का नाम लिखते हैं, ये भी एक अच्छा टर्म है, पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम रिसिट्स। हाँ, रिसिट्स। तो इसमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही ऐसे लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ताकि पहले 1 मिनट तो इसी बात पर लगाएंगे। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो अमाउंट रिसीव्ड का मतलब मिल चुका है, हाँ, पैसा मिल गया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मिल चुका है। और रिसीवेबल मिलने वाला है या मिल जाएगा, कुछ भी। बहुत बढ़िया। तो रिसिप्ट्स का मतलब खाली ये नहीं होता कि पैसा मिल गया। अगर आपको कुछ पैसा भविष्य में मिल जाएगा तो हम उसको भी मान लेते हैं रिसिप्ट्स। अब किस बात के लिए मिलेगा वो है मुद्दा। फॉर के नीचे 2 बाइफरकेशन कर लेते हैं। तो पैसा मिल गया या मिल जाएगा, किस बात के लिए मिलेगा आपको पैसा, बताइए। फॉर सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। बहुत बढ़िया। तो लिख लेते हैं, एक काम तो यही है अपना, फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिल्कुल सही।
यानी कि आपको पैसा किस बात का मिल जाएगा, आप अपने सामान को बेचते हो या सर्विसेज को बेचते हो। अब जल्दी से क्लिक करना लिंक बनाकर, गुड्स को क्या भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, हाँ, गुड्स को हम अकाउंटिंग में स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो हमको पैसा मिल गया या हमको पैसा मिल जाएगा किस चीज़ के लिए, गुड्स बेचने के लिए या सर्विसेज बेचने के लिए। जैसे मैं तो सर्विस बेचता हूँ, है ना, तो मेरे को जो पैसा मिल जाएगा वो सर्विस बेचने का मिलेगा, जो गुड्स बेच रहा है उसको गुड्स बेचने का मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी लिखवाऊंगा वो आपको हमेशा आगे पूरे सीए जर्नी में काम आएगी। जब हम गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं तो इसको बोला जाता है, ये वर्ड्स लिखने आपको, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको मैं अपनी भाषा में ऐसे बोल देता हूँ, रोज़मर्रा का काम, इंग्लिश में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि मेरी भाषा के हिसाब से रोज़मर्रा का डेली रूटीन का काम या प्रिंसिपल एक्टिविटी, अगर ऐसे समझ आए, है ना। तो जैसे मेरा रोज़मर्रा का काम है कि भाई मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये मेरा रोज़ का काम है। तो जिसको गुड्स बेचने हैं उसको गुड्स रोज़ बेचने हैं, उसका ये रेगुलर काम है, प्रिंसिपल काम है, मतलब मेन एक्टिविटी है। तो ये जो वो गुड्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, वहाँ से पैसे कमा रहा है, जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, इस रिसिप्ट को कहा जाता है क्या, हाँ राइट। तो ये वर्ड लिखना है हमको, इस रिसिप्ट को कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो पता होना चाहिए, इस वर्ड को कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डेली बिजनेस ऑपरेशन से जो कमा रहे हो, एक तरह से कह सकते हो, बिल्कुल। तो हर व्यक्ति का हर बिजनेस का अलग होएगा, है ना, हर बिजनेस का अलग हो सकता है। मेरा अलग है, मैं अलग सर्विस देता हूँ, राजू बनवाड़ी पान बेच के पैसे कमा रहा है, तो हर आदमी का अलग गुड़िया सर्विस हो सकता है। अच्छा, लेकिन हमें इसके अलावा भी कई बार पैसा मिल जाता है ना, जिसमें आप गुड्स तो नहीं बेच रहे, तो अदर लिख लें, इजी हो जाएगा, क्यों दिमाग लगाएं। तो मतलब ऐसा कर लेते हैं, गुड्स या सर्विसेज ना बेचकर अगर कहीं से भी पैसा मिल रहा है ना, अदर कर दिया। अब अदर में क्या हो सकता है वो सोच लेते हैं, जैसे क्या हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, हाँ ये हो सकता है, हाँ तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, तो वो जरूर मेंशन कर लेते हैं। जैसे हमने सेल कर दिया अपना कोई फिक्स्ड एसेट, अब ये तो बहुत इर्रेगुलर होता है। अब ये देखो प्रोजेक्टर 6 साल से लगा हुआ है, नहीं बेचा, हाँ जब खराब सा हो जाएगा तब बेच देंगे, हाँ वो क्या है, वो भी अदर, वो भी अपना मेन काम नहीं है। मतलब कि मेन काम के अलावा अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है तो अदर कर देते हैं। तो जनरली उसमें हमने मान लिया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो मोटा मोटा हम 2 क्राइटेरियाज बनाते हैं अभी के लिए बस। एक में हम क्या बेच रहे हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज, है ना, और एक में हम क्या बेच रहे हैं, अपना फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जब हम बेचते हैं वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जब बेचा जाता है वो वंस इन मतलब 5 साल या वंस इन 10 ईयर, वो ऐसा सिचुएशन होता है जब आप मजबूरी में या किसी रीज़न की वजह से बेच रहे होते, तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता, राइट। तो उस रिसिप्ट को हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसा अपने को बस पता होना चाहिए कि रिसिप्ट्स जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, और इसका एक चैप्टर भी आएगा अभी हमारे कोर्स के अंदर ही, तब हम इस पर और गहरी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं गहरी चर्चा नहीं कर रहा, आज हम बेसिक कर रहे हैं। लेकिन हाँ बेसिक समझ गए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले सेल करने पर गुड्स और सर्विसेज को जो पैसा मिला उसको हम क्या बोल देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अपना हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, तो उस वाले रिसिप्ट को क्या बोल देंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोल देंगे। इतना ओके हो गया। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसको शॉर्ट करके क्रिस्प में कुछ और बोल सकते हैं। जैसे अभी एक ऊपर लिखा था, पहले ऊपर देखकर आते हैं,
ऊपर हमने क्या लिखा था? याद है ना? हमने लिखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंस। तो ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं उनको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? बताओ क्या बोल सकते हैं? इनकम। वेरी गुड। तो आपको गाल पे लगाने हैं 2 थप्पड़। तो यही तो वो क्लासिक मिस्टेक है जो बच्चा गली मोहल्ले में कर रहे हैं कि बच्चा इनकम कह देता है। तो इनकम नहीं है भाई उनकी। इनकम जो होती है, इनकम पे आते हैं क्योंकि आपने पहले अपनी बेइज्जती करवाई तो उसकी पहले लिखवाएंगे बात। इनकम जो होती है, इनकम का फार्मूला होता है गणित में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो आप अभी पढ़ रहे हो, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, उसे कहवे हैं इनकम मेरे भाई। ठीक है? तो इनकम वाली गलती कभी नहीं करनी है, काफ़ी बच्चे कर देते हैं। तो इनकम जो होती है वो तो एक तरह से होती है मुनाफा। इनकम का मतलब होता है मुनाफा। तो मुनाफा कब होगा? जितना पैसा आपके पास आया रेवेन्यू वाला, माइनस जितना पैसा आपके पास से चला गया, यानी कि मैथमेटिकली रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, तो ये तो खैर बीच में लिखवाना इसलिए पड़ा क्योंकि आपने थोड़ी सी बेइज्जती करवाई अपनी। लेकिन हम तो इस मुद्दे पर थे अभी कि भाई जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो हमने क्या नाम दे दिया था? एक्सपेंस, है ना शॉर्ट में। मुद्दा ये था कि रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या कहते हैं, ये था मुद्दा। ये लो, एक बच्चा कह रहा है प्रॉफिट। आओ, तो तुम्हें 4 थप्पड़ लगाने। इनकम के ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट। इनकम को घर में मम्मी प्रॉफिट कहती हैं। ठीक है? तो ये लो, ये भी एक और बेइज्जती। तो प्रॉफिट भी किसको बोलते हैं? इनकम को बोलते हैं। तो इनकम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब इनकम, वो भी एक बात हो गई। तो अभी हमारा मुद्दा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? श्योर? कॉन्फिडेंट? चलो ठीक है, तो अब सही है। रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में रेवेन्यू बोल देते हैं। तो ये वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा अकाउंटिंग की दुनिया में, रेवेन्यू। तो बस ठीक है, अपना पता रहेगा रेवेन्यू, है ना? तो अब नीचे मेंशन कर लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रेवेन्यू। तो इनकम का फॉर्मूला बन गया या प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया, इसको आप बादल बना लेना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, राइट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो क्लियर हुआ? तो देखो कुछ ना कुछ निकले थे ना लूप होल्स, मतलब आपकी नॉलेज में कुछ गैप थे, अब फिल हो गए होंगे वो गैप्स, है ना? तो इसीलिए हम कर रहे हैं बेसिक कि कई बार टर्म्स ही नहीं क्लियर होती। पता चला बाद में जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इनकम, आप मन में रेवेन्यू सोचोगे, या मैं बोल रहा हूँ रेवेन्यू तो आप मन में इनकम सोच लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी बिल्कुल क्लियर होगी पिक्चर। तो इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट, जिसका मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और रेवेन्यू किसको बोलते हैं शॉर्ट में? रेवेन्यू रिसिप्ट्स को। और एक्सपेंस किसको बोलते हैं शॉर्ट में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, राइट? तो इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब कितनी टर्म्स पढ़ ली हमने टोटल? 4। वेरी गुड। तो अब देखो 4 तक हम रुक जाते हैं, क्योंकि 4 पर आने के बाद थोड़ा सा हमें मतलब रुकना है अभी। अकाउंटिंग के अंदर अब जो रूल्स होते हैं अब वो लिखते हैं। तो आपकी हेडिंग इसके जस्ट नीचे ऐसे लिख लेना, अकाउंटिंग रूल्स। अब बच्चा पूछ सकता है सर किस बात के रूल? तो जैसे इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स होते हैं, है ना, कि सिंगुलर है तो इज लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ, है ना, पास्ट टेंस है तो वॉज लगाओ, प्रेजेंट टेंस है तो इज लगाओ, फ्यूचर टेंस है तो विल लगाओ। ये सब होता है ड्रामा। तो भाई जब अंग्रेजी में ड्रामे हैं तो हम क्यों ना करें?
तो हमारे भी अपने रूल्स हैं, अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स हैं। तो अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं उसको मतलब समझने के लिए पहले हल्का सा ऐसे ड्रामा सा कर रहा हूँ। अकाउंटिंग के रूल्स का जो आधारशिला है वो ये है कि जब शुरू में मतलब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, ये सब बातें हो रही थी, ल्यूकस पैसियोली साहब जो थे फादर ऑफ अकाउंटिंग, वो सब ये डिज़ाइनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो ना बड़ा मतलब अजीब सा हो जाता है, कोई आदमी कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, कोई आदमी कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक बड़ा सा बक्सा बना दिया, बड़े से बक्से को बीच में से काट दिया और इस बड़े बक्से को कहा कि भाई एक इसमें लेफ़्ट साइड होगी, जो आप इधर देख रहे हो ये लेफ़्ट साइड है, और एक इसकी राइट साइड होगी, जो आप इधर देख रहे हो ये राइट साइड है। फिर धीरे धीरे लेफ़्ट राइट बाएं दाएं के नाम भी हट गए। फिर बाएं का नाम पड़ गया, लेफ़्ट का नाम पड़ गया डेबिट, लेफ़्ट का नाम क्या पड़ गया, डेबिट, और राइट का नाम क्या पड़ गया, क्रेडिट। तो वैसे ओरिजिनली डेबरे क्रेडरे इन शब्दों से उत्पन्न है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो लेफ़्ट साइड का क्या नाम पड़ गया, डेबिट, राइट साइड का नाम क्या पड़ गया, क्रेडिट, और इस पूरे ढांचे को बोल देते हैं अकाउंट, इसका नाम पड़ गया अकाउंट। अच्छा, लेकिन अभी भी कहानी रुकी नहीं, अभी भी कहानी ये कि भाई अगर हमें रिकॉर्ड करना है, हमें कुछ लिखना है, तो यार रूल्स क्या होंगे। अगर हमें कुछ लिखना है तो हो सकता है पता चले कुछ बच्चे तो लेफ़्ट में लिख दें कि चलो सर लिख लेते हैं, और हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर राइट में लिख लेते हैं, है ना। तो कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे ना, नहीं तो फिर तो बच्चा पता चला कोई लेफ़्ट में लिख रहा है, कोई राइट में लिख रहा है, कोई कहीं भी लिख रहा है। तो इसीलिए रूल्स बनाए गए जिनको हम अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं। तो रूल्स का कितना सिंपल सा उन्होंने एक मतलब फॉर्मूला बना दिया कह लो, या कुछ भी बना दिया कह लो। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये बना दिया कि भैया देखो, अगर अपना कोई भी एसेट, आपने जो आज एक टर्म पढ़ी, वो बढ़ जाए तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी कम हो जाए तो उसको भी कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट। तो अपना एक रूल बन गया, अब हर आदमी सेम करेगा। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं भी यही करूँ आप भी यही करोगे। और अगर उन्होंने कहा कि कोई एक्सपेंस हो जाए तो उसको भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना। तो ये रूल्स बन गए और इन रूल्स पर हमारा जीवन टिका हुआ है। तो ये आप भी बना लो, और मैंने तो बना ही लिया। तो इसको अगर हम याद रख लेंगे तो हमारा जीवन सफल अकाउंटिंग का। जैसे ग्रामर का रूल याद रखने से अब ज़िंदगी भर इंग्लिश में कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। अब मैं ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट टेंस में वॉज लगा दूँ, कम से कम रूल तो पता चल गया ना। ऐसे ये रूल पता चल गए तो कम से कम अब ज़िंदगी भर अकाउंटिंग हमारी सही हो सकती है कि डेबिट कब करना है, जब ये होगा। तो सबका रूल सेम बन गया। अच्छा, क्रेडिट कब करना है फिर, ऑब्वियसली हाँ, तो वो तो और सिंपल, अब उल्टा कर देंगे। सर बच्चे कह रहे हैं अब तो सर अब क्या पूछ रहे हो, तो एसेट कम हो गया तो राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट कर देंगे। या फिर लायबिलिटी बढ़ गई तो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। तो इसीलिए पहले टर्म सिखाए थे मैंने, ताकि रूल्स लिखूं तो बच्चा कम से कम ये बाल नोचने ना आ जाए कि सर ये टर्म्स क्या हैं। तो अब आपको एसेट भी क्लियर है, लायबिलिटी भी क्लियर है, एक्सपेंस भी क्लियर है। अच्छा, और क्रेडिट में क्या करना है, अगर रेवेन्यू हो जाएगा मतलब बढ़ गया, वही रेवेन्यू और एक्सपेंस जनरली होते ही हैं, कम नहीं होते, मतलब उल्टा नहीं होता। तो इसीलिए मैंने बढ़ना ही लिखा। तो अगर रेवेन्यू हो जाए तो भी क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो ये बक्सा हमारा ऐसा रूल बन गया जो एक तरह से पूरी अकाउंटिंग में काम आता है। ये कभी भी फेल नहीं होगा क्योंकि ये रूल है, ये अकाउंटिंग का रूल बन गया, जिसको हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। हालांकि ये भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे, आएगा तब आपको याद आ जाएगा, बट समझ आ गया बेसिक। तो अगर आप इन 5-4 चीज़ों में क्लियर हो और ये बक्सा क्लियर है तो एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी में आप और मैं मैच कर सकते हैं। तो जैसे मैं कभी भी बोलूँगा कि बच्चों एसेट बढ़ गया, तो क्या बोलोगे आप, डेबिट साइड। मैं बोलूँगा लायबिलिटी कम हो गई,
आप डेबिट साइड, मैं बोल दूंगा बच्चों एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड है ना, तो ऐसे हम मैच करेंगे। ऐसे ही मैंने बोला लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट साइड, रेवेन्यू हो गया, क्रेडिट साइड, एसेट कम हो गया। तो अब हम और आप मतलब हम सेम उस पर काम कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया अच्छे से सब बच्चों को? ओके, चलो तो ये आप क्लोज कर सकते हो। तो ये बेसिकली मतलब फर्स्ट पोर्शन ऑफ कह सकते हो एक डिस्कशन था जो करना था रिगार्डिंग टर्म्स एंड रूल्स।